हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज शुरू करेंगे सीटेट जुलाई 2019 पेपर 2 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। शुरू करने से पहले जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। अगर आप व्यक्तित्व विभिन्नता को समझना चाहते हैं किसी के विकास में, तो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो गाइज, इसके लिए आपको बात विकास की चल रही है, तो आपको पता है जब भी जो है बच्चे का विकास होता है, डेवलपमेंट होते हैं, तो उसमें जो दो मेन फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल्स एंड जेनेटिक, दैट इज़ हेरिडिटरी, इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बिकॉज आपको पता है जो डेवलपमेंट है इज इक्वल टू इन्वायरमेंट इनटू हेरिडिटरी का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है गाइज, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर आप विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए समझना चाहते हैं तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइज, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला है टू लुक एट द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स। क्या आप सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ही देखेंगे? जी नहीं, ओनली इन्वायरमेंटल फैक्टर ही जो है डेवलपमेंट को जो है प्रभावित नहीं करते हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। टू कंसीडर मैच्योरेशंस ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन। क्या आप सिर्फ शरीर व दिमाग के परिपक्व पर विचार करेंगे? जी नहीं, सिर्फ बॉडी एंड ब्रेन का ही जो है डेवलपमेंट पे जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, इन्वायरमेंटल और हेरिडिटरी दोनों होते हैं। थर्ड देख लेते हैं, to consider both inherited characteristics as well as environmental factors and their interplay. Fourth, to look at the inherited characteristics that give each person a special start in life. क्या इसमें सिर्फ इनहेरिटेड चीज़ों को ही, इनहेरिटेड विशेषताओं पर ही विचार करेंगे? जी नहीं, तो राइट आंसर इसका बनता है गाइस आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, टू कंसीडर बोथ inherited characteristics as well as environmental factors and their interplay, because एक व्यक्ति के विकास में, एक बच्चे के विकास में इन दोनों ही फैक्टर्स का, चाहे वो इनहेरिटेड हो या फिर आपके इन्वायरमेंटल हो, इन दोनों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3rd। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बात प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की चल रही है। ठीक है, तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट देख लेते हैं। गाइस, सबसे पहला प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है आपका, फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ठीक है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे का विकास है वो कंटिन्यू में चलता है, बिना रुके चलती रहती है विकास की प्रक्रिया, परंतु कभी ये धीमी होती है तो कभी तेज गति से होती है। जैसे कि शुरू के जो 3 वर्ष होते हैं, इसमें जो बालक है उसके विकास की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही तेज गति से होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे होती है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। ऑर्डर्स में बच्चे का जो है विकास होता है। बालक का विकास, ऑर्डर मीन पहले सर, फिर धड़, फिर पैर, मीन सर से पैर की ओर इसका विकास होगा। सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, सिक्वेंशियल मीन जो है आपका डेवलपमेंट जो है पहले गामक विकास होगा। गामक मीन पहले मांसपेशियां, उसका मस्कुलर और सेंसरी मोटर जो है तंत्रिका तंत्र बनेगा, फिर बाद में उसका लैंग्वेज का विकास होता है। आपका नेक्स्ट है यूनिक डेवलपमेंट। यूनिक डेवलपमेंट मीन हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है। इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, इंटर रिलेटेड मीन्स बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के जो है विकास में परस्पर संबंध होता है। ठीक है, इन तीनों चारों पहलुओं का आपस में संबंध होता है, इंटर रिलेटेड होते हैं ये बच्चे के विकास में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, कि डेवलपमेंट जो है बच्चे की हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, बिल्कुल मैच्योरेशन और लर्निंग का जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, क्योंकि जब बच्चे की मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी के हिसाब से वो चीज़ों को सीखता है। ओके गाइज, ये आपका क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं, विच इज़ नॉट ए प्रिंसिपल पूछा है इसमें। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका फर्स्ट है। फर्स्ट, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। क्या ऑर्डर में होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या ये धीरे धीरे जो है आपका टेक प्लेस लेता है डेवलपमेंट? जी हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ।
ये बता रहा है कि जो विकास की सटीक गति होती है ना, वो जो प्रकृति होती है वो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, जन्म के समय ही कैसे हम बता देंगे कि बच्चे का विकास इतना ही होगा, बस आगे कुछ नहीं होगा, ये गलत है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। जी हाँ, हर इंडिविजुअल का विकास जो है अलग अलग दर से होता है, किसी का धीमा होता है तो किसी का तेज गति से होता है। सो इसका आंसर आपका जो है, जो नोट ए प्रिंसिपल जो होगा वो आपका थर्ड होगा। दैट इज मीन ये जो है एक तरह से जन्म के समय ही निर्धारित नहीं होता है विकास। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। Next question. Several research studies show that teachers have more overall interaction with boys than girl. What is the correct explanations of this? मीन जो शोध किए गए वो से ठीक है, उसमें पाया गया है कि शिक्षक जो है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जैसे कि आपको पता लग रहा है थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है, यह एक तरह से क्या होता है जिसमें प्रेफर वन जेंडर ओवर द अदर। ठीक है, प्रेफर वन जेंडर ओवर दी अनदर। ठीक है, या तो फिर वो लड़का भी हो सकता है या फिर लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति में होता है? ये होता है सिर्फ आपकी जेंडर बायसनेस, जब एक टीचर जो है किसी एक जेंडर के जो है जेंडर के लिए बायस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड जेंडर बायसनेस, जो एक टीचर को जो है कभी भी कक्षा में नहीं करनी चाहिए। उसके लिए सम्मान है सारे बच्चे। ठीक है, सो पढ़ लेते हैं इनके आंसर। ऑप्शन नंबर 1 है बॉयज नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स। क्या बॉयज ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं लड़कियों की अपेक्षा? जी नहीं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। बॉयज आर इजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन द क्लासरूम। क्या बॉयज को इजियर होता है मैनेज करना? जी नहीं। बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज देन गर्ल्स। क्या बॉयज़ के पास ज़्यादा एकेडमिक कैपेबिलिटी होती है गर्ल्स के कंपैरिजन में? जी नहीं। सो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें टीचर जो है ओवरऑल इंटरेक्शन जो है लड़कों की तरफ देता है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायसनेस। तो राइट ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेंट्रल टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा, जिसमें बच्चा जो है प्रगति कर रहा होता है। ठीक है, गतिशील होता है चीज़ों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है ये थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है गाइस, तो जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसमें गिव मोर वैल्यू टू एक्सपीरियंस देन फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग इसमें एज इट इज, जैसे कि स्टैंडर्ड बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, इंस्ट्रक्शन दो और बच्चे काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उनको जो इसमें जो है वैल्यूज़ जो है दी जाती है उनके एक्सपीरियंस को, क्योंकि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। इसमें लर्नर जो है खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, खुद बनाता है एक्सपीरियंस के द्वारा। ठीक है, बच्चों को खुले वातावरण में छोड़ देना चाहिए ताकि वो जल्दी सीख सके चीज़ों को। दैट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है। नेक्स्ट इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो फोर्थ में सबसे पहला ऑप्शन है फर्स्ट, बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। सेकंड, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। क्या प्रोग्रेसिव एजुकेशन में स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दी जाती है? जी नहीं। एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स। एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन तो इसमें नहीं होती क्योंकि बच्चे में इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है, तभी वो खुद चीज़ों को करता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, क्या यहाँ पे टेक्स्ट बुक पाठ्यपुस्तक के बेस पे ही जो है लर्निंग होती है? जी नहीं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, प्रगतिशील जो शिक्षा है उसकी अवधारणा जो है यही रहती है कि उसको बिलीव इन दी कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। हर एक बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर एक बच्चे की पोटेंशियल होती है किसी भी काम को करने की, चीज़ों को सीखने की, तो उसमें ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन बिलीव रखती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Next question, what instructional adaptations should a teacher make while working with students who are visually challenged? ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको आप देखने में प्रॉब्लम है, वो देख नहीं सकते, तो उनके लिए जो है टीचर्स जो है किस प्रकार के जो है इंस्ट्रक्शनल जो है अडेप्शन करेगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, यूज ए वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशंस। क्या वो विजुअल प्रेजेंटेशन देगा?
क्योंकि देखो विजुअल प्रेजेंटेशन देने का क्या फायदा है, जब बच्चा देख ही नहीं सकता तो विजुअल का यहाँ पे क्या काम है, कोई काम नहीं है। ओरिएंट हर सेल्फ सो दैट द स्टूडेंट्स कैन वॉच हर क्लोजली, टीचर है उसको वो सामने खड़ी हो जाएगी और बच्चा जो है उसको नज़दीक से देख सकेगा क्लोजली, जी नहीं, जब वो देख ही नहीं सकता तो वो टीचर को भी क्या पहचानेगा। फोकस ऑन ए वेराइटी ऑफ रिटन टास्क स्पेशली वर्कशीट्स, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिटन टास्क देंगे, स्पेशली वर्कशीट देंगे, जी नहीं। एक विजुअल का चैलेंज जो बच्चा होता है उसके साथ ऐसा जो है रिटन टास्क जो है स्पेशली वर्कशीट जो है नहीं दी जाती, नहीं प्रोवाइड की जाती, ये भी गलत है। तो उसके साथ क्या करना चाहिए, स्पीक क्लियरली एंड यूज़ ए लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल। जी हाँ, जो भी बात जो है टीचर्स बोल रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और उसको लॉट्स ऑफ टच एंड फील मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि आपको आप अभी स्पीक में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को यूज़ ऑडियो एड्स देने चाहिए, ताकि ठीक है ऑडियो एड्स देने चाहिए क्योंकि वो देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता है, ठीक है। और ब्रेल लिपि का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ब्रेल लिपि जिसमें जो है अक्षर उभरे हुए होते हैं, ठीक है, उनको महसूस करके बच्चा जो है चीज़ों को अक्षरों को अल्फ़ाबेटिकली समझता है। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एड्स हैं जिनके माध्यम से जो आपके विजुअल जो है चैलेंज्ड बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से अपने अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं। सो आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर इज आंसर 4 ऑप्शन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग ब्लैंक इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव मीन एक दूसरे के सहयोग के साथ सीखना, एंड जो पीयर ट्यूटोरिंग मीन जब आपस में बच्चे जो है अपने विचारों को साझा करता है, मीन 2 चीज़ें एक बच्चे को पता है, 2 चीज़ें दूसरे बच्चे को पता है, ठीक है, तो आपस में चीज़ों को साझा करना, दैट इज कॉल्ड पीयर ट्यूटोरिंग। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में, ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम में किस प्रकार से इस चीज़ को प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा कोऑपरेटिव और पीयर ट्यूटोरिंग करता है तो क्या उस चीज़ को प्रोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, यही इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है गाइस। तो आपका जो इंक्लूसिव क्लासरूम है आपको पता होना चाहिए, इंक्लूसिव क्लासरूम में स्पेशल और नॉर्मल दोनों ही बच्चे जो है शामिल होते हैं। उनकी योग्यता, उनकी विशेषताओं और उनके जो अधिगम जो है सीखने की जो प्रवृत्तियां हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उनके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है, जो व्हील चेयर पे हैं बच्चे, जो अच्छे तरह से सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, और जो नॉर्मल बच्चे हैं सबके लिए अलग से जो है टीचर प्रोवाइड करके, ट्यूटर प्रोवाइड करके उनको एजुकेशन प्रदान की जाती है इंक्लूसिव क्लासरूम में, ठीक है। और क्वेश्चन इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है शुड बी एक्टिवली डिस्करेज, क्या इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए अगर बच्चे कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे हैं और पीयर ट्यूटोरिंग कर रहे हैं, जी नहीं। शुड बी ओकेजनली यूज्ड, क्या कभी कभार इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, जी नहीं। शुड नॉट बी यूज, या यूज़ ही नहीं करना चाहिए इसको, बिल्कुल नहीं, ये तीनों तो गलत है। राइट ऑप्शन इज शुड बी एक्टिवली प्रमोट, जी हाँ, क्योंकि जो है कोऑपरेटिव से जो है लर्निंग बेटर होती है और बच्चा अच्छे तरीके से सीखता है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। फिर से इंक्लूसिव क्लासरूम की बात आ रही है, ठीक है गाइस। इंक्लूसिव मीन जहाँ बच्चे स्पेशल और नॉर्मल दोनों तरह के बच्चे होते हैं और हर एक बच्चे की नीड्स और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उनके लिए प्लान्स और स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ताकि उनके लर्निंग को बेटर बनाया जा सके, ठीक है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में एक कंसेप्ट आता है, हर एक बच्चे के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्लान बनाया जाता है, मीन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाया जाएगा, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले इसके, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, क्या इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है क्वेश्चन में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या यूज होता है इंक्लूसिव क्लासरूम में, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होती है, मीन स्टैंडर्ड टेस्ट जो है ले लिए उनके, ठीक है, और उनको एग्जाम उनको मार्क्स डिवाइड कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉम्प्टिंग, कम्पिटिटिव लर्निंग, क्या जो है कम्पिटिटिव लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है, जी नहीं, हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी को जानना जो है इसका मेन मकसद होता है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, यूनिफॉर्म इन सबको एक जैसे निर्देश दिए जाते हैं, जी नहीं, एक जैसे निर्देश कैसे दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई अंधा होगा, बहरा होगा, गूंगा होगा, ठीक है, और किसी को बैठने में प्रॉब्लम होगी, तो सभी एक जैसा इंस्ट्रक्शन कैसे जो है ले पाएंगे, तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, इंडिविजुअलाइज्ड
एजुकेशन प्लान, ठीक है गाइज, ये वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये फुल फॉर्म आपने देख लेनी है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान मीन ऐसा प्लान जो बच्चे की उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है, हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है एक टीचर जो है तैयार करता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है ताकि उसकी जो लर्निंग है उसको बेटर बनाई जा सके। तो 7 का ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे लर्नर दे रखे हैं, एक साइड आपके लर्नर दे रखे हैं, ठीक है, और एक साइड आपके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे होंगे, ठीक है। करेक्टली पूछा है, कौन सा सही है वही आपने टिक करना है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, डिसलेक्सिक लर्नर्स लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। डिसलेक्सिक लर्नर जो होते हैं जिनको रीडिंग में जो है कमी आती है, चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से लिख नहीं पाते हैं। सेकंड देख लेते हैं, क्रिएटिव लर्नर। क्रिएटिव लर्नर कौन होते हैं, यहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो क्रिएटिव लर्नर होते हैं वो क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है उन बच्चों में, तो वो स्लो कैसे हो सकते हैं कंप्लीटिंग वर्क करने में, तो ये वाला तो गलत है, ठीक है। अटेंशन डेफिशिट लर्नर, अटेंशन मीन डेफिशिट मीन वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं चीज़ों की तरफ, ठीक है, क्लास में उनका ध्यान नहीं होता है। तो यहाँ उनके फीचर क्या लिखे हैं, हाई मोटिवेशन, कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल नहीं, जब अटेंशन डेफिशिट है तो अटेंशन कैसे देंगे क्लास में, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट लिखा है, हेयरिंग इम्पेयर्ड लर्नर मीन जो चीज़ों को जो है जिनको सुनने में प्रॉब्लम है चीज़ों को, ठीक है, जिनको चीज़ों को सुनने में प्रॉब्लम है, कैन नॉट कंप्रीहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन। क्या वो यहाँ पे लिखा है कि दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं पाते, जब उनको सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है, तो ये वाला भी फीचर गलत है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका डिसलेक्सिक लर्नर लैक रीडिंग एंड राइटिंग। जी हाँ, आपको पता है जो डिसलेक्सिया जो बीमारी है बच्चों के लिए, ठीक है, एसोसिएटेड विद डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे जो है चीज़ों को जो है एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें चीज़ों को पढ़ने में, रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग मैथ कॉन्फिडेंट, ठीक है, ये सारे विजुअल ये जो है एक प्रॉब्लम एसोसिएट है विद डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चा सा को वाज पढ़ना, डॉग को गोड पढ़ना, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक है गाइज। सो आपका राइट ऑप्शन 8 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। Next question, the ability to come up with original and divergent solutions to a problem is a primary characteristics of। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है, ठीक है। जो बच्चा जो है ओरिजिनल और डाइवर्जेंट सॉल्यूशन निकालता है प्रॉब्लम्स के, ठीक है। सो आपका फर्स्ट है इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। इम्पेयर्ड मीन क्षतिग्रस्त बच्चों की, इम्पेयर्ड मीन वो जो उनकी हालत अभी ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो बच्चा कैसे जो है कम कर पाएगा ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन के साथ, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है क्रिएटिव चिल्ड्रन। थर्ड है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी एंड इगोसेंट्रिक चिल्ड्रन। इगोसेंट्रिक बच्चे मीन जो स्वयं में ही जो है खोए रहते हैं, ठीक है, खुद के साथ ही सारी चीज़ों को जोड़ते हैं, वो तो कभी नहीं जो है डाइवर्जेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी मीन डिसलेक्सिया से जो ग्रसित होते हैं, ठीक है, वो भी बच्चे डाइवर्जेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो बच्चे कौन, बच्चे हमारे क्रिएटिव चिल्ड्रन, ठीक, हाँ गाइस, क्रिएटिव चिल्ड्रन, जी हाँ, क्रिएटिव चिल्ड्रन है हमारे, ठीक है, ऐसे बच्चे जो चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है करते हैं और चीज़ों को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, एक प्रॉब्लम के जो है डिफरेंट सॉल्यूशन निकालते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग उनकी होती है, अलग अलग प्रकार से अपने दिमाग को चलाते हैं, वो हमारे क्रिएटिव चिल्ड्रन ही होते हैं, ठीक है गाइस। सो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका 9th का राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। Next question, which of the following would not be consistent with a constructivist environment। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता, ठीक है गाइस। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो इन्वायरमेंट होता है, ये आपको एक पिक दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसमें बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं, ठीक है, खुद करते हैं और एक्टिविटी के द्वारा जो है अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्याजे ने जो है लिटिल साइंटिस्ट उनको बोला है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है इकट्ठे होकर वर्क जो है कोलैबोरेटिवली जो है वर्क करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, और एक टास्क ओरिएंटेड जो है डायलॉग भी एक दूसरे से करेंगे वो, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है आपका एक कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट में, ठीक है गाइस।
सो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका आंसर करने में थोड़ा सा जल्दी करेंगे। तो फर्स्ट है इसका फर्स्ट ऑप्शन, स्टूडेंट्स वर्क कोलैबोरेटली एंड आर गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच अदर। जी हाँ, वर्क कोलैबोरेटली साथ में काम करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे और टास्क ओरिएंटेड डायलॉग भी करेंगे। ये सही है क्योंकि जो हमारा संरचनात्मक वातावरण है उसमें यही होता है। सेकंड है टीचर्स इलिसिट स्टूडेंट्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप टू की टॉपिक एंड प्लांट टीचिंग लर्निंग टू एलेबोरेट और रिस्ट्रक्चर देयर करंट नॉलेज। और एक जो टीचर है, शिक्षक है, मुख्य रूप से जो है विद्यार्थियों के जो विचार है, जो अनुभव है, उनको प्राप्त करेंगे तथा उनके वर्तमान ज्ञान की जो है संरचना करेंगे। जी हाँ, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे पीके टेस्टिंग, जिसमें प्रीवियस नॉलेज के बेस पे जो है बच्चों को जो है लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उनके प्रीवियस जो अनुभव रहे होंगे उनके आधार पे प्लान किया जाता है। एक टीचर प्लान करेगा तभी जो है उसके जो अधिगम होगा वो अच्छा बन सकता है। थर्ड ऑप्शन है टीचर्स employ specific end of the term assessment strategy and give feedback on product rather than processes। क्या टीचर जो है इसमें सिर्फ जो है विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन मीन एक पर्टिकुलर टाइम में जो है उनका मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन स्ट्रेटेजी अपनाता है और उनको फीडबैक देगा। ठीक है, और वो भी सिर्फ किसकी प्रक्रियाओं की बजाय प्रदर्शन पर, मीन जो चीज़ें वो कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं देगा और सिर्फ जो उन्होंने प्रोडक्ट जो बनाया उसी पे जो है प्रदर्शन पर जो है फीडबैक देंगे। बिल्कुल गलत, क्योंकि मेन इसमें जो है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट में जो है एक्सपीरियंस पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सो फोर्थ है स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रिक्वेंट अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज़। विद्यार्थी को एक जटिल और जो है सार्थक और समस्या आधारित गतिविधियों में, ठीक है, प्रॉब्लम जो बेस्ड होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड जो है एक्टिविटीज़ होती है, उनमें लगातार बने रहने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट में, है ना गाइज। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन जो है, जो इस बात से सहमत नहीं है। ठीक है, यो इसमें जो है संरचनात्मक जो हमारा वातावरण है, ठीक है, इसमें ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट ब्लैंक रादर देन ब्लैंक। मीन एक शिक्षक को जो है विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मीन एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों से क्या चाहता है, मीन उसको विद्यार्थी को पहले कौन से गोल सेट पहले करने चाहिए और कौन से गोल बाद में सेट करने चाहिए। इस क्वेश्चन में यही पूछा है। सबसे पहला ऑप्शन है परफॉर्मेंस गोल्स, लर्निंग गोल्स। सेकंड, फेलियर अवॉइडिंग गोल्स पहले या मार्क्स सीकिंग गोल्स। फेलियर अवॉइडिंग गोल्स तो ये कोई बात नहीं है, ठीक है, फेलियर अवॉइडिंग गोल्स कोई सेट नहीं करना चाहेगा। थर्ड, मार्क्स सीकिंग गोल्स। क्या मार्क्स सीकिंग गोल्स मीन पहले हमने नंबर लेने हैं वो पहले सेट करना चाहिए। और फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, फेलियर का तो कोई नाम ही नहीं, जहाँ फेलियर दिख रहा है ये वाला ऑप्शन तो आप कट कर दो। फोर्थ है लर्निंग गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स। ठीक है गाइज, तो सबसे पहला इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, एक टीचर जो है बच्चों से यही चाहता है कि उसको सबसे पहले लर्निंग गोल जो है सेट करने चाहिए और बाद में परफॉर्मेंस गोल सेट करना चाहिए, क्योंकि पहले सीखेगा, लर्निंग करेगा, तभी तो वो अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएगा, है ना गाइज। सो पहले सीखा कितना, ठीक है, जब उसने लर्निंग उसकी सही जाएगी तो परफॉर्मेंस भी वो बेटर कर ही लेगा। ऐसा नहीं कि पहले परफॉर्मेंस करेगा, परफॉर्मेंस मीन पहले उसने 100% नंबर ले आए पर आता जाता उसको कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले टीचर यही चाहेगा कि पहले बच्चा लर्निंग गोल सेट करे, बाद में उसके आते हैं परफॉर्मेंस गोल्स। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। मीन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीनिंगफुल लर्निंग को जो है ऐसी कौन सी, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन प्रमोट नहीं करती है। ठीक है गाइस, तो लर्निंग जो है मीनिंगफुल कब होती है, सबसे पहले देख लेते हैं प्रमोटिंग रेपिटेशन एंड कॉल की, तो यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं यूज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। क्या एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल से लर्निंग बेटर बनती है? जी हाँ, अगर एग्जाम्पल दे दी जाए और साथ में थोड़ा सा नॉन एग्जाम्पल मीन उनको हिंट दे दी जाए बच्चों को, तो वो अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाते हैं। तो ये वाला तो सही है, लर्निंग को अच्छा मीनिंगफुल बनाता है ये। थर्ड, एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट ए प्रॉब्लम। जो है क्या बच्चों को जो है एनकरेज किया जाएगा कि वो एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढे। यही सही, बिल्कुल, ये जो है लर्निंग को बेहतर बनाएगा ये भी। थर्ड है कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। क्या जो है
जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है आपकी, जिसको हम पीके टेस्टिंग बोलते हैं, इसको कनेक्ट करके जो है नई नॉलेज को जो है और अच्छे से बेटर बनाया जा सकता है। जी हाँ, पीके टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, तो इससे जो है अधिगम को बेटर बनाया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा जो है मीनिंगफुल लर्निंग को जो प्रमोट नहीं करता है, ये सिर्फ एक ही है, वो है हमारा प्रमोटिंग रेपिटेशन एंड रिकॉल। ठीक है, दोहराना और चीज़ों को स्मरण करने को बढ़ावा देना। ठीक है, दोहराई जा रहे हो और मेमोराइज किए जा रहे हो। ठीक है, दोहराए जा रहे हो, मेमोराइज की जा रहे हो, लेकिन अधिगम बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। ठीक है, सो ये वाला इसमें फैसिलिटेट नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन। ठीक है, तो गाइज इसके लिए आपको एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपके अंदर से आती है, जिसमें आप जो काम करते हैं उसमें आप हैप्पी होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं कि आप जो काम कर रहे हो। ठीक है, और जो एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन होती है जब आप दूसरों के लिए काम करते हो। ठीक है, किसी रिवार्ड के लिए, ठीक है, या दंड से बचने के लिए काम करते हो। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा आपने ये पढ़ लेना है। सो ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। ठीक है, एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन मीन जो आपको बाहर से मिलती है। ठीक है, बाहर से मीन बाहरी फैक्टर्स जो मोटिवेशन मिलती है, आप दूसरों के लिए काम करते हैं रिवार्ड से या पनिशमेंट से बचने के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन है, आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। सही बात है, इसमें जो है बच्ची जो है इंट्रिंसिक मोटिवेट हो रही है। ठीक है, डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट बेटर। जब मैं गृह कार्य करती हूँ तो मुझे मेरे कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ये भी बच्ची इंट्रिंसिक मोटिवेट हो रही है। थर्ड है, आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स ऑफ ईच असाइनमेंट्स। मैं होमवर्क इसलिए पूरा करती हूँ क्योंकि जो टीचर है मुझे जो है इस कार्य के लिए जो है असाइनमेंट के लिए मुझे क्या करेगा, मार्क्स देगा। ठीक है, तो मीन जब वो किसी रिवार्ड्स को पाने के लिए जो है कार्य करेगा, ठीक है, तो वो आएगा आपका एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन में। और फोर्थ देख लेते हैं, आई इंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच फन। ठीक है, उसको आनंद आ रहा है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का ये पार्ट है जिसमें आपको कोई काम करने में खुशी मिलती है, सेटिस्फाई होते हैं। तो एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन का सिर्फ आपका एक ही जो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल है, दैट इज ऑप्शन है आपका थर्ड। ठीक है, जिसमें टीचर से रिवार्ड पाने के लिए या अंक पाने के लिए ही वो असाइनमेंट पूरी करती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्राइमरी क्लासरूम ए टीचर शुड। एक प्राथमिक कक्ष में जो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी क्लास है, छोटी क्लास है। ठीक है, गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल। क्या उनको सिर्फ नॉन एग्जाम्पल मीन क्लूज और हिंट ही देने चाहिए। गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, नॉट गिव एनी एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, गिव ओनली एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो गिव ओनली एग्जाम्पल सिर्फ उदाहरण ही देने चाहिए। जी नहीं, उनको साथ में नॉन एग्जाम्पल भी देने चाहिए। नॉट गिव एनी एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, दोनों में से ही नहीं, कुछ भी नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। गिव बोथ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। जी हाँ, एक टीचर को जो है प्राइमरी क्लासरूम में बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, उनकी समझ छोटी होती है, तो उन बच्चों को अगर आप एग्जाम्पल के साथ उनको डेली लाइफ से कनेक्ट किए जाए तो वो बच्चे अपने जो कंसेप्ट है उनको ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन। कौन सी स्ट्रेटेजी जो है अपनानी चाहिए जिससे कि बच्चों का अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, जिससे बच्चों का जो है जो वोकेबुलरी है, उसका मीनिंग कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा जो है उसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, इसमें बच्चे हैं, साथ में टीचर्स भी बैठे हैं, तो आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि आपस में वो क्या कर रहे होंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्कस करने से जो है किसी भी कंसेप्ट की जो है ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, सो इसका ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन है नंबर 1, फर्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशंस। क्या सिर्फ सूचनाएं आगे भेजना मीन उनका अर्थ बच्चों को पता नहीं है, सिर्फ सूचनाओं को एक दूसरे को पास करना ही जो है मीनिंगफुल जो है लर्निंग को बताता है। जी नहीं, ये भी आंसर गलत है। यूजिंग पुनिटिव मेजर्स, क्या बच्चों को जो है दंड है उनको दंड देना चाहिए। जी नहीं। थर्ड है यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, क्या जो है यूनिफॉर्म जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है बनी हुई है, आप एग्जाम ले रहे हो, मार्क्स दे रहे हो, इवैल्यूएशन कर रहे हो, उनका मार्क्स के बेस पे वो होना चाहिए।
चाहिए, जिन्हें उससे जो है मीनिंग मेकिंग जो है कभी भी नहीं अच्छे से मीनिंग मेकिंग को बढ़ावा नहीं देती है वो चीज़। तो बढ़ावा कौन देती है? ये आपका एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। जी हाँ, जब एक्सप्लोर किया जाता है चीज़ों को, बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग्स करेंगे, एक्टिविटी खुद करके सीखेंगे, तो उससे जो है उनको ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान होगा और ज़्यादा जो है वो उनके जो कॉन्सेप्ट है उनका मीनिंग मेकिंग जो है उसको प्रमोट करेगी। और डिस्कशन आपस में, जब बच्चे आपस में डिस्कशन करेंगे या टीचर के साथ डिस्कशन करेंगे तो मीनिंग मेकिंग लर्निंग ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, लर्निंग को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, यही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट है आपका सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल। अगर आप गोल सेट करेंगे और आप टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो इससे लर्निंग जो है इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है एक तरह से। जी हाँ, गोल बनाने चाहिए और टाइम टेबल भी बनाना चाहिए, ये सही है। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स एंड कंसेप्ट मैप, 1 मिनट, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कंसेप्ट मैप। जी हाँ, अगर आप जो है जो काम कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई चार्ट्स बनाएंगे या कंसेप्ट मैप बनाएंगे, ठीक है, कंसेप्ट मैप मीन पिक्चराइजेशन करना, तो उससे भी जो है चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से जो है क्लियर होती है, ये भी राइट है। ठीक है, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, ये तो पता ही है आपको, एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल बहुत ही हेल्पफुल होते हैं लर्निंग स्ट्रेटेजी, इफेक्टिव लर्निंग के लिए। एक्सप्लेनिंग टू पीयर मीन अगर आप हम उम्र साथी को समझा रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी जो है आपकी लर्निंग बेटर होती है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, सेल्फ क्वेश्चनिंग, खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, ठीक है, उससे भी आपकी जो है क्यूरियोसिटी बढ़ती है चीज़ों की। अगर आप खुद से क्वेश्चनिंग करेंगे तो आप जो है खुद से उसके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तो सेल्फ क्वेश्चनिंग भी बेटर है। तो 16 आंसर का जो है आपका जो इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी जो है, ये सारी ही इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके सारे ही 1 2 3 4 5 सारे ही क्वेश्चन आंसर जो है इसके राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। गाइस, आपको पता है जो हमारे संरचनात्मक जो आपके ऑथर हैं जिन्होंने थ्योरी दे रखी है, जीन पियाजे और लेविगोत्स्की, उनके अनुसार उन्होंने बच्चे को हमेशा जो है एक तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर ही माना है। ठीक है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर माना है उन्होंने बच्चों को, कि बच्चा जो है खुद करके सीखता है चीज़ों को, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखता है, ठीक है, और अपने अधिगम का जो है निर्माण वो खुद करता है। सो ऑप्शन देख लेते हैं इनके। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, फर्स्ट है तबुला रासा और ब्लैंक स्लेट हुज लाइफ इज शेप्ड इंटायरली बाई एक्सपीरियंस, के कोरी पट्टी है ये खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दी जाता है। ये बात तो नहीं उन्होंने कही है। संरचनात्मक ढांचे जो हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बात कही थी आपकी जॉन लॉक ने, जो कि बिहेवियरिस्ट है एक। ठीक है, सेकंड है ए पैसिव बीइंग हु कैन बी शेप्ड एंड मोल्ड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग की बात जो है हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, थर्ड है ए प्रॉब्लम सोल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। फोर्थ देख लेते हैं, मिनिएचर अडल्ट हु इज लेस देन अडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट सच एज साइज, कॉग्निशन, इमोशंस एंड कॉग्निशन एंड इमोशंस। ठीक है, इन्होंने बोला कि मिनिएचर अडल्ट मीन ये वाला बड़ा अडल्ट, ये छोटा अडल्ट, इसे मिनिएचर इसको बोलेंगे। जी नहीं, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है ऐसी बात बिल्कुल नहीं करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है आपकी कौन सी बात करेंगे, ये करेंगे आपके हमेशा ए सोल्वर, ए प्रॉब्लम सोल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। जी हाँ, उनके अनुसार जो बच्चा है एक्टिव होकर चीज़ों को सीखता है, अपने ज्ञान का निर्माण जो आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट है उसका मतलब यही होता है कि ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। एक कक्षा में जब एक टीचर जो है कोऑपरेटिव लर्निंग जो है यूज़ करती है, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी यूज़ करती है, तो एक टीचर क्या करेगी, कोऑपरेटिव लर्निंग मीन वो क्या करेगी, अगर कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी यूज़ कर रही है तो ऑब्वियस है कि वो सहयोग करेगी बच्चों का। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है इज टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन। क्या वो कक्षा को छोड़ देगी और बच्चों को स्वयं कार्य करने को कहेगी? जी नहीं, अगर कोऑपरेटिव है तो वो कोऑपरेटिव उसको करना चाहिए। सेकंड इज टू सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। थर्ड
इज टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज़ द ब्राइट एंड टैलेंट चिल्ड्रन, के उसको सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स को सपोर्ट करना चाहिए जो बिल्कुल ब्राइट बच्चे वहाँ पे हैं और टैलेंटेड बच्चे हैं? जी नहीं, एक टीचर ऐसा कभी नहीं करेगी। इज टू बी ए साइलेंट स्पेक्टेटर एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट, क्या उसको सिर्फ जो है मूक दर्शक होकर खड़े हो जाना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं? जी नहीं, जब कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की हो रही है तो उसको क्या करना चाहिए? इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, जी हाँ, उसको हर एक जो है ग्रुप की जो है सपोर्ट करनी चाहिए, उनको सहायता देनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे जो है चीज़ों को समझने में कठिनाई आ रही है वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए और हर एक ग्रुप को उसको मॉनिटर करना चाहिए, तभी कोऑपरेटिव लर्निंग होगी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस, बच्चों की गलतियां और भ्रांत धारणाएं। गलतियां मीन बच्चे जो है जो गलतियां करते हैं, और मिसकंसेप्शन मीन उनके दिमाग में जो किसी कंसेप्ट को लेके जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, सो सबसे पहला है आर ए हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या ये जो गलतियां बच्चे करते हैं, मिसकंसेप्शन होती है, क्या वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुकावट डालती है? जी नहीं। शुड बी इग्नोर्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनको इग्नोर ही कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर फॉर इन्फीरियर देन दैट ऑफ अडल्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों की क्षमताएं जो है वयस्कों की तुलना में बहुत ही निम्न स्तर की होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आर ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जी हाँ, जो चिल्ड्रंस की एरर्स होती है, उनकी गलतियाँ होती है और मिसकंसेप्शन होती है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि चिल्ड्रन की गलतियाँ जो होती है, गलतियों से पता लगता है कि वो कैसे सीखते हैं। ठीक है, और जो मिसकंसेप्शन होती है उनको क्लियर करने की कोशिश करेगा, और वो तभी करेगा जब वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्योंकि आप जब तक एग्जाम नहीं दोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप पास हो या फेल हो? ठीक है, गलतियों से ही पता चलता है कि आप की कमी कहाँ है। ठीक है, और जो कहाँ पे सुधार की जरूरत है, तो बच्चे जो है इसी प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। Next question, according to Piaget, specific psychological structure, organized way of making sense of experience are called। Piaget के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके। ठीक है, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों के बारे में जो है पियाजे ने जो है एक संरचना जो है एक उसको नाम दिया है, आपको नीचे बताना है। फर्स्ट इज स्कीमा, सेकेंड इज फर्स्ट इज स्कीमा, सेकेंड इज इमेजेस, मेंटल मैप्स, मेंटल टूल्स। मेंटल टूल्स तो यहाँ पे नहीं होगा। मेंटल मैप्स मीन दिमाग में कंसेप्ट बनाना, पिक्चर्स बनाना चीज़ों के। ठीक है, मैप्स बनाना। इमेजेस भी नहीं है, इसका सही आंसर है आपका स्कीमा। जी हाँ गाइस, स्कीमा जो है आपका, आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर्स में। थोड़ा सा स्कीमा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। स्कीमा मीन आपका एक पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, मीन जो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है हमारे दिमाग में है। ठीक है, हमारे दिमाग में जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो स्कीमा की वजह से ही है। ठीक है, जो पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में बने हुए हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को जो है दिमाग में रख पाते हैं, उनको पहचान पाते हैं और उनको समझ पाते हैं। सो वो कंसेप्ट है आपका स्कीमा, डिफरेंट पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। ठीक है गाइस, तो सही ऑप्शन है आपका 20 का ऑप्शन नंबर 1। Next question, with an appropriate questions, suggestions, the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. Which construct does the above statement highlights? Mean अब आप बच्चों से एक उचित प्रश्न पूछते हैं और थोड़ा सा सुझाव उनको देते हैं, जिससे कि बच्चे की समझ को जो है उस बिंदु से बहुत आगे तक जो है ले जा सकते हैं जहाँ पे वह अकेले पहुँच सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है उपरोक्त कथन को जो है प्रकाशित करती है? ठीक है, सो इस क्वेश्चन में ये पूछा है, जिसमें जो एक टीचर जो है थोड़े से सुझाव देके थोड़ा सा पुशअप करके जो है बच्चे को आगे तक जो है ले जाता है। तो आपने बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 है इक्विलिब्रेशंस, कंजर्वेशन, इंटेलिजेंस एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है गाइस, सो इसका राइट आंसर होगा आपका, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। राइट ऑप्शन है इसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। ठीक है गाइस, तो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मीन्स, देखिए यहाँ पे जो है मान लीजिए यहाँ पे बच्चा है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो है कैन डू इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यहाँ पे बच्चा खुद से सब कुछ कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक, इस सर्कल तक जाने के लिए उसको जो है
कैन डू इफ गाइडेड, उसको यहाँ तक जो है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए खुद नहीं कर सकेगा, यहाँ पे उसको पड़ेगी ज़रूरत किसी की, ठीक है। और वो बंदा होगा आपका जिसकी जरूरत पड़ेगी, वो होगा आपका KPO, ठीक है, मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन अदर्स, ठीक है, जिसके पास जो है उससे ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो ये वाला जोन होगा वो कहलाएगा आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वाला जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। और इस तरह की हेल्प को जो है स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। स्कैफोल्डिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है गाइस। जैसे मान लीजिए इस पिक्चर में जो है बच्चा साइकिल चला रहा है, यहाँ तक तो वो खुद चला सकेगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा गिरेगा तो वहाँ पे उसको ZPD की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो कौन देगा, उसके जो पापा पीछे खड़े हैं, ठीक है गाइस। सो ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो थी, ये कंसेप्ट आपका लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में दे रखा है, ठीक है। उनके अनुसार करंट लेवल से आगे पहुँच सकते हैं अगर सही सपोर्ट मिल जाए। तो राइट ऑप्शन इज 21 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की बेसिक मेंटल कैपेसिटी आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हाई कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्राइमरली थ्रू। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत जो आपकी बेसिक मेंटल कैपेसिटी है बच्चों की, उनको हाई कॉग्निटिव प्रोसेस में जो है कैसे जो है बदला जा सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने सोशियो आपकी कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दे रखी है, ठीक है, कि ए पर्सनल कोग्निटिव डेवलपमेंट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सराउंडिंग कल्चर, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग 3 एस्पेक्ट्स उन्होंने दे रखे हैं। सबसे पहला सोशल इंटरेक्शन, देन कल्चर एंड लैंग्वेज। तो इन तीनों के माध्यम से जो है बच्चे का सोशियो कल्चरल कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। सो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार, फर्स्ट है सोशल इंटरेक्शन, सेकंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, अडेप्शन ऑर्गेनाइजेशंस, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात तो बिहेवियरिस्टिक करते हैं, अडेप्शन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन ये हमारे पेबलर थोरनडाइक जो बिहेवियरिस्ट है वो करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा। तो बचा हमारा सोशल इंटरेक्शन। जी हाँ, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा का जो है मेंटल कैपेसिटी जो बेसिक होगी वो तभी बढ़ेगी जब बच्चा आगे सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेगा, समाज में उसका उठना बैठना होगा, वहाँ पे चीज़ों को देखेगा, समझेगा, तब जाके उसका उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव होगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली, ठीक है। तो सही आपने बताना है, इसमें जो रिलेशनशिप दे रखी है डेवलपमेंट एंड लर्निंग में, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है गाइज। तो सबसे पहला है, फर्स्ट है लर्निंग टेक प्लेस इरिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। अधिगम जो है विकास का ध्यान किए बिना ही हो रहा है, ठीक है। तो अच्छे से विकास जो है तब तक नहीं होगा जब तक कि जो है अच्छे से विकास नहीं होगा तो बच्चा सीखेगा कैसे, ठीक है। तो इसमें मेच्योरिटी की जरूरत होगी, ठीक है। तो अधिगम विकास का ध्यान भी किए बिना नहीं हो सकता है। सेकंड, रेट ऑफ लर्निंग फॉर एक्सीड द रेट ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ बोल रहा है कि जो लर्निंग का रेट है वो रेट ऑफ डेवलपमेंट से ज़्यादा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट नहीं होगा तो लर्निंग कैसे होगी। थर्ड है डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। फोर्थ है डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड। डेवलपमेंट और लर्निंग रिलेटेड ही नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये दोनों रिलेटेड ही नहीं होते, तो फिर तो हम किसी भी बच्चे को जो है कुछ भी सिखा सकते हैं, ठीक है। 5 साल के बच्चे को मैथमेटिकल थ्योरम करवा देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सही आंसर है इसका डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जी हाँ, दोनों आपस में इंटरलेट है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तभी तो जो बच्चे की जो लर्निंग है उसकी मेच्योरिटी से जुड़ी हुई है। बच्चा मेच्योर होगा तभी जो है चीज़ों को अच्छे से वो सीख पाएगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट्स ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस। कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो गाइज यहाँ पे प्याजे का कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस पूछी है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। सो प्याजे ने जो है 4 मेन स्टेजेस दे रखी है कोग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है। जिसमें आप सबसे पहले आपकी सेंसरी मोटर है जो कि 0 से 2 साल के बीच में होती है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ।
0 से 2 साल के बीच में। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेजेस में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है इसमें, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन पहले बताया था मैंने आपको कि आउट ऑफ द साइट और वट नॉट आउट ऑफ द माइंड। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन जो चीज़ आपके सामने नहीं होगी फिर भी वो आपके दिमाग में होगी, बच्चा बाद में उस चीज़ को ढूंढेगा। ठीक है, डेफर्ड इमिटेशन मीन चीज़ों को वो उस टाइम नहीं दोहराएगा जो उसने देखी है। ठीक है, लेकिन बाद में जब वो आसपास उसके कोई नहीं होगा तो उस चीज़ को दोहराएगा। थर्ड इज गोल ओरिएंटेड बिहेवियर मीन बच्चा जिस चीज़ को देख लेगा सामने उस चीज़ को पाने के लिए जो है ओरिएंटेड हो जाएगा और वहाँ तक जाके रहेगा वो। ठीक है, और सेकंड आपकी स्टेजेस है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जो कि 2 से 6 साल के बीच में है। ठीक है, इसमें बच्चा इगोसेंट्रिक होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, इंट्यूशंस बच्चे में आती है, उनको लगता है कि उनको सब पता है। मेक बिलीव प्ले इसमें जो है करता है वो। मेक बिलीव प्ले मीन जैसे कि पेन है, पेन को कान में लगा लिया कि जैसे कि वो फोन है। ठीक है, और लकड़ी की ट्रेन बना ली। ठीक है, तो मेक बिलीव प्ले जो है स्टेजेस में होती है। इरिवर्सिबिलिटी उसमें होती है स्टेज में। इरिवर्सिबिलिटी मीन विचारों को आगे पीछे करके नहीं देख पाता है वो। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि पानी से बर्फ बनती है ये पता होगा, लेकिन बर्फ से पानी बनता है इस चीज़ का जो है उसको पता अभी तक नहीं होगा, क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होता है अभी तक। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस में ही बच्चे की जब से पहले यहाँ पे रीजनिंग आती है बच्चे की, और वो भी इंडक्टिव रीजनिंग आएगी, वो भी कॉन्क्रीट चीज़ों को लेके। ठीक है, इंडक्टिव थॉट्स आएंगे, इसमें कंजर्वेशन होगी। कंजर्वेशन मतलब रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होगी। ठीक है, अब उसको पता लग जाएगा चीज़ों का। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स वो कैसे करेगा मीन कि जैसे कि उसको पता होगा कि 5 लीटर जो पानी है, ठीक है, अगर उसको 10 लीटर जो है पानी की बोतल में डाला जाए तो वो पानी 5 लीटर ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स उसमें आ जाती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, वो भी आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस में ही आता है। चीज़ों को क्लासीफाई करना सीखता है वो, और सीरीज में लगाना उन चीज़ों को। ठीक है, कलर वाइज ठीक है सीख जाता है इसमें। लास्ट है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस, जो कि 12 साल या इससे ज़्यादा के लिए होती है, जिसमें बच्चा जो है और डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे में आती है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है बच्चे के सामने डिडक्टिव मीन जनरल टू स्पेसिफिक मीन बच्चा पहले रूल्स बनाएगा, बाद में एग्जाम्पल जो है खुद ही सेट कर लेगा। ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है चीज़ों को लेके। ठीक है, और हाइपोथेटिको हो जाता है वो, हाइपोथेटिकल ओरिएंटेशन हो जाती है मीन फोरकास्टिंग जो है वो लगा सकता है चीज़ों की। तो ये जो है जीन पियाजे के जो है आपके एक तरह से जीन पियाजे के कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज की स्टेजेस है। ठीक है गाइस, सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन में पूछा है कि वन ऑफ द मेजर एक्म्प्लिशमेंट ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस मीन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस में बच्चा जो है उस स्थिति में क्या करेगा। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज को वो करता है। ठीक है, कौशल आपने बताने हैं। तो सबसे पहला है एबिलिटी टू कंजर्व, क्या वो चीज़ों को सुरक्षित रखने की उसमें योग्यता होती है। सेकंड हाइपोथेटिक इन डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग जो है हमने फॉर्मल स्टेजेस में पढ़ी है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो है सेंसरी और प्री ऑपरेशन के बीच में होते हैं ये। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन मीन बच्चा जो है इंटेंशनली जो है चीज़ों को रिपीट करेगा, जैसे ट्वाइस को मुंह में डालेगा, अगर उसे छीन ले फिर से मुंह में डालेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमिस्टिक थिंकिंग। एनिमिस्टिक थिंकिंग मीन बच्चे की सोच जो है असीमित होती है, उसको लगता है इस एज में बच्चे को लगेगा कि सब कुछ संभव है। ठीक है, बच्चा हर चीज़ में बिलीव करता है। ठीक है, सो यहाँ पूछा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आपका आएगा एबिलिटी टू कंजर्व, चीज़ों को कंजर्व करना वो सीख जाएगा। रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है। शेप और चेंज के शेप चेंज उसको पता लग जाता है कि शेप चेंज होने पे जो है क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, क्वांटिटी सेम ही रहेगी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेविगोत्स्की व्यू लर्निंग एज। जीन पियाजे और लेविगोत्स्की जो है लर्निंग को जो है किस रूप में देखते हैं। सो गाइज आपको पता होना चाहिए कि लेविगोत्स्की और जीन पियाजे जो है लर्निंग को जो है हमेशा चाहते हैं कि बच्चे जो है चीज़ों को एक्टिव रूप से सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है कंडीशनिंग है ऑफ रिस्पॉन्सेज, कंडीशनिंग की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं, ये नहीं आएगा। पैसिव रेपिटेटिव प्रोसेस, पैसिव रेपिटेटिव प्रोसेस की बात भी नहीं करेंगे। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। फोर्थ एक्विजिशन ऑफ स्किल, ये भी बात नहीं करेंगे। तो आपका ऑप्शन जो है सही होगा प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। जी हाँ, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज होता है बच्चा, एक्टिव होकर जो है चीज़ों को सीखता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है यही बात करते हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मैन एंड वुमेन्स इन नॉन
ट्रेडिशनल रोल इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। आपने थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ पे। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। मीन समाचार पत्रों में और स्टोरियों में जो है इस तरह से जो है कहानियाँ छापी जाती है, इस तरह से चित्र उसमें दिखाए गए हैं जिससे जो है गैर परंपरागत भूमिकाओं को चित्रित करते हैं। तो जो है यह किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है, तो किसके लिए ये प्रभावी रणनीति है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहला है प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी, सेकंड एनकरेज स्टीरियोटाइपिकल जेंडर्स रोल, थर्ड काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स, फोर प्रमोट जेंडर बाइस। तो आपको गाइज एक पिक्चर दिखाती हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही ढूंढ लोगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए न्यूज़पेपर में यही पिक्चरें डली हुई थी, ठीक है, जिसमें क्या दिखाया जा रहा है कि जो मैन है वो बच्चों को जो है घर में संभाल रहा है, ठीक है, और जो वुमेन है वो एरोप्लेन चला रही है। ठीक है गाइस, तो आप समझ सकते हो कि जो इन चीज़ों को जब ज़्यादा बढ़ावा दी जाएगा तो इससे कौन सी चीज़ खत्म होगी, कौन सी चीज़ की जो विचारधारा दिमाग में बनी हुई है वो चीज़ चली जाएगी। सो ऑप्शन देखते हैं इसका। प्रमोट जेंडर कंसिस्टेंसी, जी नहीं, इसको प्रमोट नहीं करेगा। एनकरेज स्टीरियोटाइपिकल जेंडर रोल्स, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। थर्ड काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप एंड प्रमोट जेंडर वाइसनेस को तो बिल्कुल प्रमोट नहीं करेगा। तो राइट ऑप्शन होगा इसका काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप। जी हाँ, जो लैंगिक और जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए जो है इस तरह की तस्वीरें जो है पुरुष और महिलाओं की गैर परंपरागत भूमिकाओं में जो चित्रित किया गया है, तो उससे क्या होगा, कुछ जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दिमागों में लोगों के बनी हुई है उससे जो है उसको तगड़ी जो है चेतावनी और तगड़ा जो है चैलेंज मिलता है। ठीक है गाइस, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। Next question, read the following description and identify the stage of moral reasoning of Kohlberg. Moral reasoning of Kohlberg. Description दे रखी है। Right action is defined by self-chosen ethical principles of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement. मीन इसमें अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं समझौते पर ध्यान दिए बिना ही संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ठीक है, तो गाइस इसमें कोलबर्ग के जो मॉरल प्रिंसिपल्स है, मॉरल रीजनिंग जो दी गई है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, तो कोलबर्ग ने मेन जो है 3 स्टेजेस दे रखी थी। ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और हर स्टेजेस के जो है हर लेवल्स के 2-2 स्टेजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। मीन अवॉइडिंग पनिशमेंट में मीन ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन होता है जिसमें बच्चा आगे किसी भी काम को करने के लिए जो है मना नहीं करेगा, वो उसका आगे करेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर नहीं करेगा तो उससे सजा मिलेगी। ठीक है, सेकंड सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन भी इसको बोलते हैं, जिसमें बच्चा अपने ही बारे में सोचता है। ठीक है, दूसरों के बारे में बहुत ही लिमिटेड होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेजेस जो आपका कन्वेंशनल है जिसमें आपका गुड बॉय एटीट्यूड्स आएगा और लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी आएगी। गुड बॉय एटीट्यूड्स मीन गुड बॉय नाइस गर्ल, मीन जो वो दूसरों की अप्रूवल लेना चाहेंगे, इसमें अच्छा व्यवहार दर्शाना चाहेंगे। ठीक है, ताकि लोग आपको अच्छा बोले। लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी मीन जो है यहाँ बच्चा जो है ब्लाइंडली रूप से जो है जो रूल्स बने हुए हैं, जो धारणाएं कन्वेंशंस बनी हुई है, ठीक है, उनको मानेगा। ठीक है, उसके अपनी ड्यूटी करेगा वो। ठीक है, एक्सचेंज ओरिएंटेशन भी इसी में आएगा। ठीक है, लास्ट है आपका लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें 2 स्टेजेस आती है आपकी। 5th स्टेजेस है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिंसिपल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है बच्चा जो है अब थोड़ा सा उसको लगता है कि कुछ लॉ जो है अनजस्टिस है और उनको जो है बदलना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, उसमें जो है बच्चे के अपने ओपिनियन, अपने राइट्स और वैल्यूज़ होती है। ठीक है, प्रिंसिपल्स में मीन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल आते हैं जिसमें जो है पीपल जो है प्रिंसिपल जो एथिकल प्रिंसिपल होते हैं, एथिकल मीन व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, वो इसलिए नहीं एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि इसलिए कि वो सजा से बच जाएंगे, इसलिए कि इससे जो है सभी का जो है अच्छा होगा, वो सभी के हित में होते हैं। जैसे कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्योंकि स्मोकिंग से पर्यावरण के लिए भी नुकसान होता है और शरीर के लिए भी नुकसान होता है। सो गाइज इसमें जो है आपका ये था आपका लॉरेंस कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस थी। ठीक है, सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपके
ठीक है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो बच्चा जो है नैतिक सिद्धांतों को जो है सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है, खुद चूज करता है उन प्रिंसिपलों को, ठीक है, और जो कि वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, सभी ह्यूमैनिटी के लिए जो है वैलिड होते हैं, ठीक है। मेन कुछ लोग ऐसे होते हैं यहाँ पे जो है अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं, ठीक है, अगर चीज़ें जो है एथिकल प्रिंसिपल के अगेंस्ट होती है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे आप सही ऑप्शन आपने चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज 5 है, ये नहीं होगा आपका। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशंस, ये भी नहीं होगा, ये स्टेज 4 है आपकी। थर्ड है द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशंस। फॉर द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशंस, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशंस ये आपकी प्री कन्वेंशन स्टेजेस है जिसमें बच्चा सेल्फ ओरिएंटेड होता है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। जी हाँ, जिसमें हम ऐसे नैतिक सिद्धांतों को जो है सही चयन करते हैं जो कानून और समझौते पर भी ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर हार्वर्ड गार्डनर theory of multiple intelligence, how would the intelligence of a person with the following characteristics we categorize? तो हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जिन्होंने दे रखी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है करेक्टराइज बताने हैं आपने। करेक्टराइज किसी पर्सन के दे रखे हैं, सबसे पहला यहाँ पे दे रखे हैं एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। मीन ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की मनोदशा, उसका स्वभाव, उसकी प्रेरणा और अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने वो प्रतिक्रिया करने की योग्यता रखता है। मीन लोगों के जो है मनोदशा क्या चल रही है, उनकी स्वभाव कैसा है, उसको जान लेता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, ठीक है गाइस। तो इससे पहले आपको हार्वर्ड जो आपका गार्डनर है उसके जो इंटेलिजेंस उन्होंने टाइप्स दिए हैं, 8 टाइप्स उन्होंने इंटेलिजेंस के दे रखे हैं, ठीक है गाइस। तो 8 टाइप्स में आपके सबसे पहले आपके आती है वर्बल लिंग्विस्टिक, जिसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो जिसमें पोएट और ऑथर आप कहते हैं। म्यूजिकली, जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस म्यूजिक में अच्छा होता है। लॉजिकली मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है जिसमें बच्चा लॉजिकल और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से कर पाता है। स्पेशल विजुअल ओरिएंटेशंस, जिसमें विजुअल उसका आर्किटेक्चर जिसमें आते हैं जिनका विजुअल अच्छा होता है, ठीक है। बॉडली काइनेटिक्स, जिसमें आपके स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं। इंट्रापर्सनल, जिसमें सेल्फ नॉलेज होती है किसी व्यक्ति को अपने बारे में ही सिर्फ। इंटरपर्सनल होते हैं जिसमें लोगों को जो है दूसरों लोगों के बारे में जो है उनके मनोदशा क्या चल रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब पता होता है। इंटरपर्सनल लोग वही होते हैं, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट जिनको बोल सकते हैं। नेचुरलिस्टिक, जो व्यक्ति जो है जिनका लगाव प्रकृति के साथ ज़्यादा होता है, दैट इज नेचुरलिस्टिक जो है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं आपके जो हार्वर्ड गार्डनर ने दे रखे हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में, ठीक है गाइज। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। सो ये विशेषता दे रखी है कि ऐसे व्यक्ति, इनमें से कौन से व्यक्ति जो है ये सब चीज़ें जो है इंटेलिजेंस जो है कर पाता है। तो सबसे पहला है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में मीन बच्चा व्यक्ति जो है खुद के बारे में ही जो है ज़्यादा चीज़ें जानता है, ठीक है। इंटरपर्सनल में जो है व्यक्ति क्या करता है, इंटरपर्सनल में जब एक व्यक्ति जो है डिफरेंट लोगों के मनोदशा जो है उनका स्वभाव जान पाता है, ठीक है। थर्ड थेरेप्यूटिक, ये नहीं होगा। नेचुरलिस्टिक, अगर प्रकृति के बारे में बताया होता तो नेचुरलिस्टिक होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आपकी सेकंड ऑप्शन इंटरपर्सनल की। जी हाँ, इंटरपर्सनल वो व्यक्ति होता है जो दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा को अच्छे तरीके से जान पाता है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट होता है, वो लोगों से मिलना जुलना अच्छा होता है। आप यहाँ पे मार्केटिंग में जो लोग अच्छे होते हैं वो यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है गाइज। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रीजंस फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का मूल्यांकन जो है क्यों करना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन जो है मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए, ठीक है, क्यों किया जाता है बच्चों का मूल्यांकन। फर्स्ट है टू सेपरेट एंड लेवल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर्स, लो अचीवर्स, एवरेज एंड हाई अचीवर्स। के बच्चों को जो है ऐसे जो है टैग लगा के उनको बुलाया जाएगा, जी नहीं, ऐसा आपका असेसमेंट में बिल्कुल नहीं होता है। सेकंड, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। क्या असेसमेंट इसलिए की जाती है कि आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लासरूम में अच्छा इंप्रूव हो सके, जी हाँ। थर्ड, to find out what change and progress in learning that take place in the child over a period of time। पूरे पीरियड ऑफ टाइम्स के दौरान जो है बच्चे की लर्निंग में क्या बदलाव आया, क्या वो असेसमेंट के द्वारा पता चलता है, जी हाँ, ये राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4,
टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल स्ट्रेंथ एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ चाइल्ड विद द पेरेंट्स, कि बच्चों की जो कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, चैलेंजेस है, चैलेंज एरिया है, कि उनके बारे में जो है बच्चों के माँ बाप से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के माँ बाप से जो है बातें करके जो है बहुत से एस्पेक्ट्स का पता लगता है, ताकि बच्चों की लर्निंग जो है दोनों तरफ से जो है प्रभावी बन सके। ठीक है, तो असेसमेंट में ये भी आता है। ठीक है, सो गाइज असेसमेंट में ये भी आएगा। थोड़ा सा असेसमेंट के बारे में आपको बता देती हूँ कि असेसमेंट जो है आपके दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये आपके कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं CCE। ठीक है, इसमें फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव असेसमेंट आती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है जो आपके इंटरनल इवैल्यूएशन होती है, जो बच्चे के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलती है। इसमें बच्चों की क्या कमियां हैं, बच्चे कहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, उन पे फोकस किया जाएगा। और जो आपकी सुमेटिव असेसमेंट है वो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है, जिसमें बच्चों को सर्टिफाई किया जाता है उनको ग्रेड देके। ठीक है गाइज, तो ये आपका फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव असेसमेंट है, थोड़ा आपने पढ़ लेना है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका, ये तीनों ही ऑप्शन जो है आपके सही हैं, सिवाय पहले को छोड़ के, ये वाला नहीं है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर इज 2, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज सीटेट वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, वो लास्ट में हमेशा आते ही है या फिर बीच में सेंटर में इसको डाल ही देते हैं, सोशलाइजेशन का। विच ऑफ द फ्लोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ए चाइल्ड सोशलाइजेशन। जब चाइल्ड बच्चे का समाजीकरण होता है, समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है कौन कौन से फैक्टर जो है अदा करते हैं। ठीक है गाइज, तो आपको पता है इसमें दो ही जो है सोशलाइजेशन के जो है सोर्सेज है, प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। प्राइमरी में आपके आते हैं फैमिली एंड नेबर्स, और सेकेंडरी में आएंगे आपके स्कूल्स एंड मीडिया, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, सो आपके सारे इंपॉर्टेंट रोल करते हैं सोशलाइजेशन में, चाहे मीडिया हो गया, सेकंड स्कूल, फैमिली, नेबर्स। सो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं सोशलाइजेशन में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd। सो दैट्स ऑल, ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।